शर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी आपसे ये सभी से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो को आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे अस्त ग्रहों के बारे में। अस्त ग्रहों के बारे में बहुत से इंसानों को अलग अलग प्रकार की शंकाएं रहती है। जब भी कोई इंसान अपनी कुंडली में देखता है कि उसका ग्रह अस्त है तो उसको यह समस्या पैदा हो जाती है कि वह उसका फल किस प्रकार से देखे। अस्त ग्रह हमें कैसे प्रभावित करते हैं, उनका फल हमें कैसे मिलता है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक होता है कि अस्त ग्रह होता है क्या है। जब भी कोई ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी के ऊपर कुंडली में विद्यमान है तब वह ग्रह अस्त माना जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सूर्य से शुक्र 9 डिग्री से कम डिग्री के अंतर पर विद्यमान है तो वह शुक्र अस्त माना जाएगा। इसी प्रकार सूर्य और गुरु के बीच 11 डिग्री से कम का अंतर है तो गुरु ग्रह अस्त हो जाता है। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा के बीच यदि 12 डिग्री से कम का अंतर है तो चंद्रमा अस्त हो जाता है। इसी प्रकार सूर्य और बुध के बीच यदि 13 डिग्री से कम का अंतर है तो बुध अस्त होगा। इसी प्रकार सूर्य और शनि के बीच 15 डिग्री से कम का अंतर है तो शनि अस्त होंगे और सूर्य और मंगल के बीच यदि 17 डिग्री से कम का अंतर है तो मंगल देव अस्त माने जाएंगे। अब हमारे सामने यह समस्या आती है कि अस्त ग्रह के फल मिलते कैसे हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत से लोगों को यह शंका रहती है कि सूर्य और दूसरा ग्रह जब किसी एक ही भाव में स्थित हो तभी वो अस्त होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य और दूसरा कोई भी ग्रह जो अस्त हो रहा है वो अलग अलग भाव में होने पर भी अस्त हो सकते हैं। उसके लिए हमें ग्रहों की डिग्री देखनी आवश्यक होती है। जैसे मान लीजिए सूर्य आपका कर्क राशि के अंदर 27 डिग्री पर विद्यमान है और सिंह राशि में चंद्रमा 3 डिग्री पर विद्यमान है। ऐसे में इन दोनों के बीच में केवल 6 डिग्री का अंतर होगा और ये दोनों अलग अलग भाव में होने पर भी चंद्रमा अस्त होगा। इसी प्रकार मान लीजिए सूर्य मकर राशि में 23 डिग्री पर विद्यमान है और धनु राशि में गुरु 29 डिग्री पर विद्यमान है तो गुरु और सूर्य के बीच में डिग्री का अंतर कम होने के कारण गुरु यहाँ पर अस्त होगा। यदि किसी एक ही राशि में मान लीजिए तुला राशि के अंदर सूर्य 20 डिग्री पर विद्यमान है, मंगल 15 डिग्री पर विद्यमान है तो इन दोनों में केवल 5 डिग्री का अंतर होगा और मंगल ग्रह अस्त हो जाएगा। ये तो होगी अस्त की बात। अस्त देखने के लिए आप अपने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में कुंडली निकाल कर दे सकते हैं। वहां पर ग्रह स्थिति जहां पर लिखी होगी वहां पर ग्रह के सामने आपको कंबस्ट या अस्त लिखा हुआ मिलेगा और आप देख सकते हैं कि आपका ग्रह कौन सा अस्त है कौन सा उदय है। इसके बाद ये समस्या आती है कि अस्त ग्रह की हमें फल कैसे मिलते हैं। उसी लिए सबसे पहले हमें सूर्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सूर्य जो कि प्रकाश का कारक है ग्रह और सभी ग्रहों पर उसकी रोशनी पड़ती है उनसे वे चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। सूर्य कुंडली में राजा का कारक ग्रह है। ऐसे में जब भी कोई ग्रह सूर्य के साथ आता है या उसे पास आ जाता है तो सूर्य जो कि राजा का कारक है वह नहीं चाहता कि उस दूसरे ग्रह की पूर्ण फल उसकी रोशनी या उसकी जो ऊर्जा है जहाँ तक पूर्ण रूप से पहुंच सके, इसीलिए उस ग्रह को अस्त सूर्य द्वारा कर दिया जाता है। ऐसे में अलग अलग ग्रहों की आपको अस्त होने पर क्या फल मिलेंगे वो ही इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम मंगल को लेते हैं। मंगल जो कि कुंडली के अंदर खून का कारक है, उत्तेजना साहस का कारक है, उसे सेनापति का दर्जा दिया गया है। ऐसे में जब भी कोई सेनापति राजा के सामने होता है तो वह एक किस्म से अपने आप को ऐसा महसूस करता है। उसी अंदर जो चुस्ती फुर्ती उत्तेजना साहस होता है वह अपना दिखा नहीं पाता है। और ऐसा ही ऐसे जातकों के साथ होता है जिनका भी मंगल अस्त होता है वह अपने साहसी मत का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार हम चंद्रमा को लेते हैं। चंद्रमा जो हमारे मन की स्थिति को बताता है। ऐसे में यदि सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं या सूर्य के कारण चंद्रमा अस्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जातक बहुत ही भावुक स्वभाव का हो जाता है। उसका दिल कमजोर हो जाता है। छोटी छोटी बातें भी उसके दिल को
गहरा दुख पहुंचा देती है। इसी प्रकार हम शुक्र को लेते हैं। शुक्र जो भी पत्नी ऐश्वर्य भोग विलास के साधनों का कारक ग्रह होता है, और सूर्य के साथ होने पर ऐसे में पत्नी से संबंधित कोई न कोई समस्या जातक को अवश्य देता है। हो सकता है जातक की पत्नी बीमार रहती हो, जातक को ऐश्वर्य प्रदान साधनों में ज्यादा रुचि न हो। इसी प्रकार हम गुरु को लेते हैं। गुरु जो ज्ञान का कारक ग्रह है, विवेक का ग्रह भी गुरु ही माना गया है। ऐसे में यह संभव होता है कि जब भी गुरु अस्त होता है तो जातक कई बार अपने विवेक ज्ञान का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाता है। यदि सूर्य के साथ शनि स्थित होता है या शनि अस्त हो जाता है सूर्य से, तो शनि जो कि हमारे कर्म का कारक ग्रह है, किसी भी जातक को निरंतर कार्य करने की प्रेरणा शनि देता है, किसी कार्य में लगे रहने की प्रेरणा शनि देता है। ऐसे में यदि वो अस्त हो जाता है तो जातक के अंदर आलस्य की भावना का विकास कर देता है। यदि सूर्य बुध के साथ होता है, बुध जैसे कि आपके मित्रों का कारक ग्रह है, ऐसे में जातक अपनी बुद्धि का कम ही प्रयोग करता है, और जब भी उसे कोई दिक्कत आती है तो बुध से संबंधित जैसे बहन बुआ बेटियां मित्र जो होते हैं वह उनसे सलाह लेकर अपना कार्य करने की कोशिश करता है। इस प्रकार हम मोटे रूप से समझ सकते हैं कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के साथ अगर अस्त हो जाएगा तो उसके कारक तत्वों में कहीं न कहीं जातक को कमी देखने को मिलेगी। अब स्थिति आती है, ये प्रश्न आता है, क्या सभी लग्न की कुंडलियों में ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में जब भी सूर्य किसी ग्रह को अस्त करेगा तो उनका अलग अलग प्रभाव जातक को कम या ज्यादा मात्रा में मिलेगा। मान लीजिए सूर्य यदि अग्नि तत्व राशि मेष, सिंह या धनु के अंदर है, तो ऐसे में सूर्य बहुत ज्यादा बली हो जाता है, क्योंकि सूर्य खुद एक अग्नि तत्व ग्रह है। ऐसे में जल तत्व ग्रह जैसे चंद्रमा या शुक्र इसके साथ आकर बैठ जाते हैं। पहले तो वो जल तत्व ग्रह है, अग्नि तत्व राशि में आने के कारण कमजोर हो गए, दूसरा वह सूर्य के साथ होने से कमजोर हो गए। ऐसे में जातक को शुक्र या चंद्रमा से संबंधित फलों में कमी के पूर्ण योग बन जाएंगे। यदि मान लीजिए मंगल ग्रह अग्नि तत्व ग्रह और वह मेष राशि में ही है, तो ऐसे में ज्यादा दुष्फल इस युति का जातक को नहीं मिलेगा। ऐसे में जातक अपनी जो हिम्मत साहस का प्रयोग है वह सही दिशा में अपने आत्मिक बल के रूप में प्रयोग करने की कोशिश करेगा। और इसके बाद हमें आता है कि किस लग्नी कुंडली में यह योग बनना है। मान लीजिए मेष लग्नी कुंडली के अंदर यह योग बनना है और सूर्य और बुध एक साथ है। इस लगन में बुध का अस्त होना जातक को फायदे देगा। क्यों देगा? क्योंकि बुध इस कुंडली के अंदर तृतीय भाव जो ज्यादा मेहनत करने का भाव होता है, भागदौड़ का भाव होता है, और छठा भाव ऋण रोग शत्रु का भाव होता है। ऐसे में उसका अस्त हो जाना जातक के लिए किसी न किसी रूप में फायदा अवश्य करेगा। जातक के ऊपर ऋण रोग शत्रु जल्दी से हावी होने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इसी कुंडली के अंदर मान लीजिए सूर्य के साथ मंगल जो कि लग्नेश है वो अस्त हो जाता है, और मान लीजिए यही थी किसी जल तत्व राशि जैसे मीन के अंदर ही बन जाती है, तो यहाँ पर सूर्य भी कमजोर हो गया और मंगल जो कि लग्नेश है वह कमजोर हो गया। ऐसे में इस युति के ज्यादा दुष्फल जातक को मिलेंगे अस्त होने। वैसे इन दोनों की युति जातक एक प्रकार से राजयोग मेष लग्न में बना देती है, लेकिन चूंकि मीन राशि 12वें भाव में आएगी, इस राजयोग का जातक को पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जब भी आप कोई भी ग्रह देखते हैं, अस्त देखते हैं, तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि वह किस तत्व की राशि में स्थित है। मान लीजिए चंद्रमा और सूर्य की युति कर्क राशि के अंदर बन रही है। कर्क राशि जो कि जल तत्व राशि है। सूर्य जब भी किसी जल तत्व राशि में होता है तो वह कमजोर माना जाता है। चंद्रमा जो कि कर्क राशि का मालिक है वह अपने घर में अपने आप को मजबूत महसूस करेगा। ऐसे में कर्क राशि में स्थित ग्रह चंद्रमा अस्त होते हुए भी जातक को अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होगा। यदि सूर्य अग्नि तत्व राशि या वायु तत्व राशि में हो तो वह मजबूत माना जाता है। ऐसे में दोनों प्रकार की राशियों में यदि न कोई ग्रह आता है तो उसके फल माफ कीजिए जय श्री राम, यदि इन वायु तत्व और अग्नि तत्व में भी कोई ग्रह सूर्य के साथ अस्त हो रहा है तो उसके ज्यादा दुष्फल जातक को मिलेंगे, बजाय उनके की जल तत्व या पृथ्वी तत्व राशियों में उनके दुष्फल अस्त होने के जातक को कम मिलेंगे।
इस प्रकार मित्रों, आप अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग लगन के हिसाब से, अलग अलग राशि के हिसाब से आपको देखना होगा किस किस लगन में कौन सा ग्रह किस स्थिति में अस्त हो रहा है। इनमें से जो भी ज्यादा ग्रह बली होगा, अस्त होते हुए भी अपना फल जातक को देने की अपनी पूर्ण कोशिश करेगा। इस प्रकार अंत में आपसे भी से यह कहना चाहूंगा कि यदि आपको कोई भी इस अस्त ग्रह से संबंधित शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, हम आपको उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि अस्त ग्रह के ऊपर यदि आपका भी कोई अनुभव है, आपने अपनी कुंडलियों पर उन ग्रहों की दशा देखी है, उनके बारे में आपका क्या अनुभव रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इससे न केवल हमारा ही ज्ञान अर्जन होगा बल्कि हमारा अनुभव भी बढ़ेगा। इसके साथ अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम।